नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे पुर्तगालियों के भारत आगमन की। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रांसिस्को द अल्मेडा की। यह भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। आइए इसके बारे में बहुत सारी रोचक बातों को समझने का प्रयास करते हैं आज। फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो 1505 ईस्वी में भारत आया था, 1509 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर रहा था। उससे पहले हम लोग कुछ याद कर लें। 1487 ईस्वी में बार्थोलोमो डियाज ने उत्तमाशा अंतरीप की खोज की थी। चूंकि वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों के द्वारा पुर्तगालियों और स्पेन वासियों को व्यापार में जगह नहीं दिए जाने के कारण उनकी मजबूरी हो गई थी कि नए मार्ग की खोज की जाए। बहुत सारे तत्वों की सहायता से, बहुत सारी बातों की सहायता से अंततोगत्वा 1487 में उत्तमाशा अंतरीप की खोज बार्थोलोमो डियाज नामक पुर्तगाली यात्री ने की थी। इसी उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए अब्दुल मजीज नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकट, जो कि मालाबार तट का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, कालीकट के कप्पक डाबू नामक गांव में पहुंचा। कप्पक डाबू नामक गांव में पहुंचा 1498 में। बहुत तरह की बातें हुई। अरबी व्यापारियों ने विरोध किया। उसी बीच वहां के हिंदू राजा, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, ने इसका स्वागत किया और इसे यहां से जड़ी बूटी और मसाले ले जाने की अनुमति दी। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल नामक एक अन्य पुर्तगाली व्यापारी भारत पहुंचा। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया। वास्को डी गामा इस बार जो वास्को डी गामा आया, इसने एक संदेश पुर्तगालियों को दे दिया कि अब भारत में स्थायी रूप से व्यापार करना संभव हो चुका है, क्योंकि वहां के राजा हमारे समर्थन में हैं। 1503 ईस्वी में इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी कोचिन में खोल दी। 1505 ईस्वी में कन्नूर में एक व्यापारिक कोठी खोली गई थी। इन सभी घटनाओं के मध्य चूंकि इनकी व्यापारिक कोठियां बढ़ रही थीं, तो उनके संचालन के लिए, चूंकि पुर्तगाली व्यापारियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाली राजकुमार के द्वारा, तो उन्होंने उनके सहयोग से कहीं ना कहीं अब इनके लिए आवश्यक हो गया था कि यहां पर संचालन व्यवस्था को एक सुदृढ़ स्वरूप प्रदान किया जाए। इसको देखते हुए फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया 1505 ईस्वी में। इसको दो स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। पहला कि कोचीन में, मालाबार तट पर स्थित कोचीन में, जहां पर इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी, कोचीन और कन्नूर में, दो जगहों पर एक ऐसे किले का निर्माण किया जाए जिसका उद्देश्य आत्मरक्षा ना हो, अर्थात सुरक्षा ना हो। ये ऐसे ऊंचे किले होने चाहिए जिनका प्रमुख उद्देश्य हिंद महासागर में भारत से प्रवेश करने वाले और भारत पहुंचने वाले व्यापारिक जहाजों पर निगरानी रखी जाए। ध्यान दीजिएगा, ये किले ऐसे ऊंचे होने चाहिए जिन पर चढ़कर यह देखा जा सके कि कौन से जहाज हिंद महासागर में जा रहे हैं भारत से, और कौन से जहाज हिंद महासागर से आ रहे हैं। ये दोनों उद्देश्य थे इन किलों के। यह निगरानी मूलतः यूरोपियन जहाजों पर की जाने वाली थी। तो पहला निर्देश तो यह मिला।
दूसरा निर्देश यह स्पष्ट निर्देश मिला कि शांतिपूर्ण व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, शांतिपूर्ण व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि यह निर्देश कहीं न कहीं हेनरी द नेविगेटर की तरफ से ही मिला था। पुर्तगाली राजकुमार ने कहा था कि हमें भारत जाकर राजनीति में प्रवेश नहीं करना है, आप बस शांतिपूर्ण व्यापार को बढ़ावा दीजिए। और इसलिए फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने शांतिपूर्ण व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश की, शांतिपूर्ण व्यापार को बढ़ावा देने की उसने कोशिश की। और इस दौरान उसके द्वारा अपनाई गई नीति ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाती है। ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति कहलाती है। यहां पर ब्लू शब्द शांत को इंगित करता है और इसलिए यह प्रसिद्ध भी हुआ। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी देन है और किससे संबंधित है। तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा से संबंधित है, जिसने इस नीति को अपनाया था। 1508 ईस्वी में महाराष्ट्र के चौल के निकट इसका सामना तुर्क, गुजरात और मिस्र के नौसैनिक बेड़े से हुआ। अब इस संघर्ष के पीछे की पृष्ठभूमि को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत के लगभग समस्त व्यापार पर अरब वासियों का एकाधिकार था। वेनिस और यूरोप के समस्त व्यापार पर वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों का एकाधिकार था। और सिर्फ 3 मार्ग प्रचलित थे उस समय तक, जिसमें एक प्राचीन काल वाला मार्ग था जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से शुरू होकर मध्य एशिया को पार करके रूस को पार करते हुए बाल्टिक सागर को तैरकर पार करते हुए उसके बाद वेनिस और जेनेवा जाया जाता था। ठीक, बाकी 2 जो मार्ग थे वह फारस की खाड़ी वाले मार्ग थे और लाल सागर वाले मार्ग थे। एक ऐसी 1453 में मिस्र पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। एक व्यवस्था का सृजन हो गया था कि इन तीनों मार्गों से यूरोप की तरफ से आने वाले व्यापारी वेनिस और जेनेवा के ही होंगे, क्योंकि एक माइंड सेट तैयार हो चुका था यहाँ के व्यापारियों में कि यूरोप से अगर कोई व्यापारी आएगा तो वो निश्चित रूप से अनिवार्यतया वेनिस और जेनेवा का ही होगा। लेकिन एक नवीन चौथे मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने कर डाली, क्योंकि वो भी यहाँ के मसालों के महत्व से वाकिफ थे और इससे होने वाले लाभ से भी वो परिचित थे। इन्हीं कारणों से विभिन्न बातों के सहयोग से, जैसे विकसित नौ परिवहन व्यवस्था, कुतुब नुमा का आविष्कार, पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर का आर्थिक और राजनीतिक सहयोग इत्यादि तत्वों के सहयोग से उन्होंने एक सफल परिणाम भी दिया इस दिशा में, नए मार्ग की खोज की दिशा में। तो यहां पर वो आकर व्यापार तो कर रहे थे। 1498 से लेकर 1508 तक निरंतर उन्होंने व्यापार किया पुर्तगालियों ने भारत पर। यह बात कहीं ना कहीं तुर्कवासी और यूरोप के व्यापारियों को और यहाँ के अरब के व्यापारियों को हजम नहीं हुई। वो अभी भी 7 वर्षों से इसी सोच में डूबे हुए थे कि आखिर किस मार्ग का अनुसरण पुर्तगाली करते हैं भारत पहुंचने के लिए। जब इन्हें कोई रास्ता नहीं मिला तब इन्होंने एक निर्णय लिया कि संयुक्त रूप से पुर्तगालियों का उन्मूलन कर दिया जाए।
इसलिए 1508 ईस्वी में वर्तमान महाराष्ट्र के तत्कालीन चौल नामक जगह पर, यह तटीय भाग का क्षेत्र हुआ करता था, चौल नामक स्थान पर तुर्क, मिस्र और गुजरात के व्यापारियों के संयुक्त बेड़े, जिसमें सेना भी थी उनकी अपनी सुरक्षा करने वाली, इन तीनों की संयुक्त बेड़े ने इस पर आक्रमण किया फ्रांसिस्को द अल्मेडा पर 1508 ईस्वी में। इस संघर्ष में इसका बड़ा बेटा मारा गया और इसकी पराजय हुई। बहरहाल जो नुकसान पुर्तगालियों का होना था वो हो चुका था, लेकिन यह एक जिंदादिल इंसान था। यह परिस्थितियों को बदलने में विश्वास रखता था और सक्षम भी था, और अंततः 1508 में तुर्क, गुजरात और मिस्र, इन तीनों की संयुक्त सेना के द्वारा इनिशिएट किया गया था यह संघर्ष 1508 में पहली बार, जिसमें फ्रांसिस्को द अल्मेडा की पराजय हुई। लेकिन दूसरी बार, चूंकि इसका पुत्र पहले युद्ध में मारा गया था, दूसरी बार अल्मेडा ने इस संघर्ष को इनिशिएशन दिया और युद्ध में 1509 ईस्वी में विजय प्राप्त किया इसने। और 1509 ईस्वी में अपने जाते जाते इसने इस विजय से यह सिद्ध कर दिया कि उस समय की परिस्थितियों में पुर्तगाली नौसैनिक व्यवस्था तत्कालीन सभी नौसैनिक व्यवस्थाओं पर श्रेष्ठ है। इस प्रकार पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व का डंका इसने बजाया। इसलिए फ्रांसिस्को द अल्मेडा का इसलिए भी नाम लिया जाता है इतिहास में। यही बातें थी फ्रांसिस्को द अल्मेडा की। अगले अध्याय में हम लोग कुछ और सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।